मैं एक सच बात बोलूं भाई, तुझे लगता है कि तेरे चैनल में वीडियो देखने वाले के पास इतना पैसा होगा जो प्रोटीन खरीदेंगे? हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है क्या? हम लोग नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेकर ही लाइव देख लेते। डब्ल्यू डब्ल्यू इसलिए तेरे चैनल पे रिव्यू देखने के लिए आते हैं और तू बार बार वही डैश डैश करता है कि मेरा प्रोटीन ले लो, प्रोटीन ले लो। तू लेकर खाना भाई। तो दिस इज़ वन ऑफ दोज डेज जब मैं बोलने वाला हूँ ज़रूरत से ज़्यादा। तो अगर आपको नहीं पता या मैंने बताया है, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने सिर्फ 12th पास किया है और उसके दो रीज़न है। पहला, मेरा आधा दिमाग उस टाइम पे ख़राब था। दूसरा, मेरे मम्मी पापा के पास पैसे ही नहीं थे कि वो मुझे उसके बाद एक कॉलेज में एडमिशन दिला सकें। और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, इस चैनल के कॉन्टेक्स्ट में 2017 में चैनल शुरू हुआ था और ये मैं आपको 2016 की बात बता रहा हूँ। तो गरीब होना क्या होता है भाई, वो तो आप मुझे मत बताओ। ये होता है प्राउड गरीब होना, कि जिन्होंने एक्सेप्ट ही कर लिया है कि भैया हम तो गरीब ही हैं। और हम बोल रहा है, ये बंदा पता नहीं कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब चैनल पे 1 लाख के आसपास लोग रोज वीडियोस को देखने के लिए आते हैं। और भाई मैं ये बोलूंगा कि जो लोगों के पास अभी पैसे नहीं है ना, मैं ये प्रोटीन या नेचुरलीन के बारे में नहीं बोल रहा, आप ऐसे लोगों से बहुत आगे हो जाते हो, क्योंकि इन्होंने तो अपना वो आजकल इंस्टाग्राम पे बोल भी वैसे मीम लैंग्वेज बोलते नहीं है कि ब्रो हैज़ एक्सेप्टेड हिज फेट। तो इसने एक्सेप्ट ही कर लिया कि हाँ भैया ये तो ऐसे ही लेने ऐसे ऐसा ही रहने वाला, बस इसमें कुछ बदलने नहीं वाला। फिर ये भाई लिखते हैं कि हम नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेके ही देख लेते, हम यहाँ पे क्यों आते। तो आज से नहीं, मैं 2018 17-18 से जब मैंने नोटिस करना शुरू किया, पहले साल तो नहीं अगले साल से, इस चैनल की जो मेजोरिटी ऑडियंस है वो डब्ल्यू डब्ल्यू नहीं देखती। इसीलिए क्योंकि वो 3 घंटे का शो होता है, तो उनको क्या लगता है कि भाई रोहित भाई के साथ हम सुन लेंगे, बाद में ऐसा लगता है कि किसी के साथ देख रहे हैं। और ऊपर से क्योंकि वो पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो यहाँ पे एक हिंदी भाषी बंदा जब बात करेगा तो ऐसा लगता है कि भाई अपने यार दोस्त के साथ ही बात कर रहे हैं, क्योंकि रिव्यू तो चैनल पे 2 दिन या 3 दिन ही आते हैं ना पहली, नॉर्मल फिर वीडियोज़ होती हैं। फिर यहाँ पे भाई लिखते हैं कि तुझे लगता है कि ये प्रोटीन खरीदेंगे। तो भाई ये मैं स्टैट्स में बता देता हूँ कि आई एम इन द टॉप लिस्ट ऑफ नेचुरल टीन क्रिएटर्स जिन्होंने 1 साल में इस लेवल का बिजनेस ला के दिया है। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए क्योंकि लोग मेरी बातों पे भरोसा करते हैं, उन्हें पता है कि हाँ रोहित की तरफ से बात आ रही है। आप मुझे कभी नहीं देखोगे ऐसा, ज़्यादातर कभी ब्रांड बिल्कुल ही बोल दे कि यहाँ पे ऐसा ही शॉट लेना है, तो वो अलग बात है कि मेरे हाथ में नेचुरल टीन का शेकर है, उसमें मैं प्रोटीन डाल रहा हूँ, फिर मैं शेक करके फिर उसे पी रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को लगता है कि भाई ये तो सिर्फ टीवी वाले एड्स वाले दिखाने के तौर तरीके हैं। अगर सही में तुम्हारा इन्फ्लुएंस है लोगों के ऊपर, तो वो तुम्हारी बात मानेंगे उसको। और जिन लोगों ने भी नेचुरल टीन प्रोटीन एक बार भी इसको कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम किया है, वो फिर परमानेंट कस्टमर्स ही हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है क्वालिटी के बारे में। ये मेरे बोलने से एक बार चले जाएंगे ना, ये 1 साल से हूँ मैं अब नेचुरल टीन ब्रांड के साथ में। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा, स्पेशली भाई आप तो शायद देख रहे होगे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आप तो ज़्यादा ही अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि आपको फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और ये काम करने में प्रोटीन आपकी हेल्प कर देता है। थोड़ा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा क्योंकि आप थोड़े से गरीब हो, क्योंकि आप आर15 वाला कोड भी यूज़ कर सकते हो। कई बार बोलने के तरीके थोड़े से हार्श हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो मैसेज है वो अगर समझ में आ जाए तो लाइफ ऐसे चेंज हो जाती है, क्योंकि मेरी हुई थी सिर्फ 1 साल में। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पूकी अंडरटेकर के बारे में। तो अंडरटेकर और ये साथ में बैठे हुए थे पॉल हेमन अपने एक पॉडकास्ट में, और यहाँ पे अंडरटेकर पूछते हैं कि पॉल हेमन भाई एक बात बता, तू हर बार मुझे काहे को बीच में ले आता है? जब भी तुझे ब्रॉक लेसनर की तारीफ करनी होती है तू बताने लग जाता है हेल इन सेल मैच के बारे में, 1 in 20 1-1 वाली वो जो स्ट्रीक उन्होंने तोड़ी थी, उस चीज़ की वो बात करते हैं। तो पॉल हेमन फिर हंसते हैं कि यार यार इतना तगड़ा काम कर दिया ब्रॉक लेसनर ने, तो मुझे अब मेंशन करना ही पड़ेगा। वो इवन ये भी बोलते हैं कि ये ब्रॉक लेसनर की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स जो कि इतनी सारी हैं उनमें से कहीं टॉप पे ही रैंक करता है, इसलिए मैं इस चीज़ को बोलता हूँ। तो ये बड़ा ऐसा फन टाइप की कॉन्वर्सेशन थी। अभी इस पॉडकास्ट से और भी काफ़ी सारी बातें जो कि आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा। जैसे डब्ल्यू में ब्लड लाइन फैमिली है, वैसे आपको पता है ये स्कॉट स्टाइनर और इनकी जो स्टाइनर पूरी फैमिली, इनकी भी एक लीनियज है जिसमें से एक बंदा ब्रॉन ब्रेकर भी है। तो अभी एक वीडियो आती है भाई, और ये स्कॉट स्टाइनर के बेटे हैं, इनका नाम है ब्रॉक। ये लड़ रहे थे ये फुटबॉल, ये जो क्या होता है, ये जो भी फुटबॉल जो इनका अपना क्या बना रखा है इन्होंने, वो जो जैसे पहन के आ जाते हैं बड़े से वो। तो वहाँ पे भाई एक वीडियो आती है और इसमें इनकी लड़ाई ही हो गई इनके बेटे की, और इन्हें जर्मन सुप्लेक्स ही रख दिया। तो ये वाली वीडियो अभी ट्विटर पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि भैया इसको तुम गलत स्पोर्ट में डाल रहे हो, इसका मन तो डब्ल्यू में आने का ही है। वैसे भी जब भी फैमिली की बात आती है, तो मतलब फैमिली की जो डब्ल्यू में एक बार सुपरस्टार्स हो चुके हैं जिनकी कुछ हिस्ट्री है, तो उनके बच्चों के ऊपर फिर
ऐसे नजरें आ जाती हैं कि ये कब WWE कंपनी में आने वाले हैं। तो इनको बोल रहे हैं कि वो हिंदी में हमारी एक कहावत भी है ना कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। तो ये तो भैया उधर फुटबॉल में जाके जर्मन सुप्लेक्स दे रहा है, इसको WWE मिला, यहाँ तो फिर ये क्या ही करेगा। और अगला स्मैकडाउन का एपिसोड एक इमोशनल एंगल के साथ भी हो सकता है। कैसे? केविन ओवेंस और सीएम पंक का मैच है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। तो केविन ओवेंस ने बताया कि मेरी पूरी फैमिली वहां पे होने वाली है। जब मैंने यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती थी तब मेरी फैमिली वहां पे नहीं थी, उनको अपने घर से ही देखना पड़ा था। और इस बार उन्होंने ये भी बताया कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो अभी ऐसे फ्लाई भी नहीं कर सकते दूसरी सिटीज में। तो ये बहुत ही तगड़ा मूवमेंट मेरे लिए बन सकता है कि मेरी पूरी फैमिली वहां पे बैठी हुई है और मैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीत रहा हूं। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा ऐसा लग रहा है कि ट्रिपल एच और क्रिएटिव लोगों के सिर पे उन्होंने बर्डन से डाल दिया इस बात को बाहर लाके। और वैसे भी लोग सीएम पंक के इस रेंज से इतना कोई बहुत ज़्यादा खुश तो है नहीं, स्पेशली जो अभी वो कचरा फ्यूड हमको देके गए कोडी रोड्स के साथ। तो और केविन ओवेंस के लिए सपोर्ट तगड़ा है। तो देखते हैं WWE क्या ट्रिगर पुल करेगी, क्योंकि अगर स्मैकडाउन में टाइटल चेंज होता है तो फिर वो एक टॉकिंग बड़ा पॉइंट बन जाता है, क्योंकि वीकली शोज पे WWE आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे जिगरे वाले काम करती नहीं है। ब्लड लाइन की ऊला फाला माला की के बारे में बात करते हैं। भाई क्या मस्त से ग्राफिक है इसमें, देखो हर एक माला की जो इंपॉर्टेंस है वो बताई गई है। ये मैं भूल गया था वैसे कि जेकब फाटो के पास वो भूरी वाली ब्राउन वाली ऊला फाला वाली माला है। तो यहाँ पे रोमन रेंज जो कि ओटीसी है उसके पास तो रेड वाली होगी ही, ब्राउन वाली जिसके पास होती है वो इन्फोर्सर होता है, और ये जो ब्लैक वाली है इस ये जो है कैप्टन्स होते हैं, जो रोमन रेंस ने बोला भी था। तो देखो ऐसे करके इन्होंने अपना अलग ही कुछ नया शुरू कर दिया। यहाँ पे चैंपियनशिप्स की बात होती है, मनी इन द बैंक की बात होती है, किसी ने क्या जीत लिया, ये अपनी फैमिली की ही पूरी हिस्ट्री इसमें लेके आ गया। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जिन लोगों को ब्लड लाइन की स्टोरी पसंद नहीं आती है वो कब तक ही फिर अवॉइड कर देंगे इसको प्रेज ना करना, क्योंकि दो टाइप के फिर ऐसे बट जाते हैं ना कैटेगरी में फैंस। हाँ, ब्लड लाइन की स्टोरी पिछले कुछ साल से बकवास ही चली है, ये भी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अब भी इसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे। क्यों? इस वजह से क्योंकि शायद ब्लड लाइन की स्टोरी जब अच्छी हो जाती है तो सारी स्पॉटलाइट उनके ऊपर आ जाती है, और शायद फिर उनको ये चीज़ उतनी ज़्यादा कोई पसंद नहीं आती। एक मूवमेंट भी कैप्चर हुआ, ये एक यूज़र ने नोटिस किया, और यहाँ पे देखो भाई जब अपना वार्निंग शॉट वो स्पाइक से उन्होंने अंदर डाला और उसके बाद फिर वो ऐसे वार्निंग शॉट बना के लेके आते हैं सोलो सिकोवा, वहाँ पे जेकब फाटो के मुंह से हंसी छूट गई भाई। अब जेकब फाटो बहुत ज़्यादा एक सीरियस कैरेक्टर में ही अपना रहता है, लेकिन अगर उनके मुंह से भी ऐसे हंसी छूट जाए तो समझ लो सोलो सिकोवा का जो गिमिक है वो कितना ज़्यादा मतलब फैंस को तो ऑब्वियसली पसंद आ रहा है। और मैं तो ये भी चाहूँगा कि किसी अभी नहीं, ये तो अनरियल निकाल के तुम ऐसी तैसी कर देते हो, और अब तक मैंने अनरियल देखी भी नहीं है। मुझे कमेंट्स आ ही रहे हैं रोज़ कि भाई आपका रिव्यू कहाँ है अनरियल का, तो मैंने वो अब तक देखी नहीं है, पता नहीं कब आएगा वो दिन जब मैं इसको देखूंगा। लेकिन अगर आने वाले 10-15 साल बाद कभी हमको ऐसी फुटेजेस दिखें, अभी दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि सोलो सिकोवा, जेकब फाटो, रोमन रेंज, जे उसो, जिमी उसो जब एक कमरे में बैठते हैं तो अपने सेगमेंट्स के ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं। शील्ड के तीनों ही मेंबर्स ने के पास एक एक चीज़ अभी तक नहीं है, जो कि थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, क्योंकि हम जब भी ऐसे डीन एम्ब्रोस, सेथ रॉलिंस, रोमन रेंज के बारे में सोचते हैं तो लगता है ना तो सब कुछ ही हासिल कर लिया है। रोमन रेंज के पास हमको पता है अब तक मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस नहीं आया है, ये चीज़ भी WWE करेगी, लेकिन मेरे को वो इमेजिन नहीं हो पा रहा कि रोमन रेंज को अपॉर्चुनिटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसका जो लेवल हो चुका है भाई वो तो ऐसे ही उसको मैच तो मिल ही जाते हैं चैंपियनशिप के लिए। फिर डीन एम्ब्रोस ने रॉयल रंबल नहीं जीती, ये हो सकता है परफेक्ट स्पॉट उनके लिए रॉयल रंबल में वापस आके उसको जीतने का, और क्या पता रेसलमेनिया हेडलाइन करने का। और एलिमिनेशन चेंबर जो मैच है वो सेथ रॉलिंस ने अब तक नहीं जीता, तो ये एक ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग स्टार्ट मुझे लगा शील्ड के बारे में। और डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस की यारी दोस्ती अब कैसी है, ये अभी की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है, लेकिन शायद मैंने इसको मेंशन नहीं किया था कभी भी। तो उन्होंने क्लियर ये चीज़ बोली कि देखो हमारा शेड्यूल अलग अलग है, तो बहुत ज़्यादा मिलते जुलते नहीं है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बताया कि हमारी जो दोनों की बेटियां हैं वो सेम एज ग्रुप की हैं। तो वो उस मूवमेंट के बारे में बता रहे होते हैं कि जब वो उनके घर पे गए थे अपनी बेटी को लेकर, तो कैसे उनके बीच में भी जो याराना है वो बहुत अच्छा था। तो मतलब जो बाप की यारी दोस्ती है, आप कह सकते हो कि बाप की बेटियां अब उसको निभा रही हैं। ये तो मैंने शेयर किया था, इंस्टाग्राम पे किया था या पता नहीं यहाँ पे किया था, लेकिन किया था मैंने आपके साथ, आई थिंक यूट्यूब वीडियो में भी इसको शेयर किया था मैंने कि कैसे काफ़ी ज़्यादा सेम से लग रहे हैं ट्रिपल एच और डीन एम्ब्रोस। लेकिन अब देखो भाई इस लिस्ट में ब्रॉन ब्रेकर भी ऐड हो चुका है। ये तीनों को देख के तो ऐसा लग रहा है कि एक पिताजी है या फिर एक बड़ा भाई है, और बाकी फिर एक उससे छोटा भाई है, और फिर एक उससे छोटा भाई है। ये सेम फोटोज कैसे निकल के आ जा रही हैं भाई, ये तो ऐसे देख के लग रहा है कि बिल्कुल स्पेसिफिक होके पर्सन की फोटो ऐसी निकाली गई है कि वो सेम लगे एक दूसरे तीसरे के। हाँ भाई, अब तुम्हारे रोहित भाई को तुम हल्के में मत लेना, क्योंकि अब यूट्यूब पे भी बहुत सारे WWE सुपरस्टार्स की एंट्री
पब्लिसिटी हो रही है। तो मैं भी यूट्यूबर हूँ, अंडरटेकर भी बहुत टाइम पहले यूट्यूबर बन गए थे, और अब इस लिस्ट में गुंथर का भी नेम ऐड हो चुका है, क्योंकि उन्होंने भी ऑफिशियली अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया है, जहाँ पे अब वो अपना कंटेंट पोस्ट करने वाले हैं। वैसे हैप्पी बर्थडे भी है आज गुंथर का, तो उनको हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बस हाँ, अब आप ये ट्राई करना कि जैसे आपने लेजेंड्स की लाइन लगा दी ना रिटायर करने की, अब लिस्ट में आपको अगला सुपरस्टार एटलीस्ट अभी फिलहाल कुछ टाइम के लिए नहीं नापना है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा शांत पड़ जाने की जरूरत है। कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था ब्रॉन स्ट्रोमैन ने रोमन रेंज के बारे में एक स्टेटमेंट दी थी कि बिना ब्रॉन स्ट्रोमैन के कोई ट्राइबल चीफ नहीं होता। और भाई अगर मैं आपको स्टैट बताऊंगा तो आप बोलोगे हाँ भाई बात तो काफी हद तक सही है, क्योंकि जो अभी अभी इनके ब्रॉन स्ट्रोमैन रोमन रेंज के बिग डॉग वाले टाइम की बात हो रही है, उस टाइम पे जो भी इनके मैचअप्स हुए थे, वहां पे 2 मैचेस जीते थे रोमन रेंज ने, और रोमन रेंज के सामने 5 मैचेस जीते थे ब्रॉन स्ट्रोमैन ने। तो अगर आप रिकॉर्ड्स में देखोगे भाई तो अपर हैंड तो ब्रॉन स्ट्रोमैन को मिला। और मैं आज भी ये बोलूंगा कि वो नो मर्सी का पीएल था। अगर उस मैच में ब्रॉन स्ट्रोमैन ने उस दिन ब्रॉक लेसनर को हरा दिया होता और वो चैंपियन बन गए होते, तो आज हम जिस तरीके से ब्रॉन स्ट्रोमैन को जानते हैं वो कुछ बहुत ही अलग होता। वापस उनको वो लेके आए थे, पता नहीं उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ, फिर उनको निकाल भी दिया। लेकिन चलो सही है भाई, मुझे बड़ा सही लगता है जब किसी सुपरस्टार को ये निकालते हैं जो कि डिजर्व नहीं करता निकलना, क्योंकि आप बहुत कुछ उससे अभी उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे, और उसके बाद वो बाहर जाके कुछ अच्छा काम करता है, जो कि यूएसए नेटवर्क के साथ एक ऐसा शो दे दिया ब्रॉन स्ट्रोमैन ने जिसकी रेटिंग जो है डब्ल्यूडब्ल्यू से भी ज्यादा आ रही थी। अभी जितना हमको पता है ब्रॉक लेसनर की रिटायरमेंट हो चुकी है, और हमें से कोई फैंस ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि ब्रॉक लेसनर कब वापस आएंगे। वो जब रेसलमेनिया आएगी तब उसके बारे में हम लोग तब देख लेंगे, तब बात कर लेंगे। लेकिन एरिक बिशॉप ने बताया, वो ये कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा कोई क्लोज तो नहीं है ब्रॉक लेसनर के, लेकिन काफी अच्छी तरीके से वो जानते हैं ब्रॉक लेसनर को। जैसे कि कभी ऐसे विशेष करने की बारी आती है तो वो कहते हैं कि हाँ हमारे एक्सचेंजेस हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि एक बहुत बड़ा रीजन जो ब्रॉक लेसनर की रिटायरमेंट का था वो ये था कि अपनी बेटी का जो ओलंपिक्स में करियर है उसमें वो ज्यादा अच्छे तरीके से फोकस करना चाहते थे, और ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का शेड्यूल जो है उसके आड़े में आ रहा था। तो ये तो बिल्कुल एक फैमिली मैन वाली चीज कर दी ब्रॉक लेसनर ने। और है ना, पिछले कुछ 4-5 सालों में देखोगे तो हमें थोड़ा सा अंदर का ब्रॉक लेसनर कैसा है वो जानने को मिला था, वरना 2016-17 तक तो ऐसा लगता था ब्रॉक लेसनर को इंसानियत का कुछ के बारे में कुछ फर्क भी पड़ता है या बस इसे पैसे ही कमाने। उस टाइम पे वैसा कुछ टाइप का उन्होंने कैरेक्टर अपना बना के रखा हुआ था, पर्पसली भी वो नहीं था, क्योंकि रियल में भी ब्रॉक लेसनर इंसान ही ऐसा है कि उसको बहुत ज्यादा ये ह्यूमन सोसाइटी में घुसना पसंद नहीं है। उस बंदे को एक बड़ा सा फार्म दे दो, साथ में वो अपना फेवरेट खाना खा सके, बस इतनी ही लाइफ चाहिए ब्रॉक लेसनर को। डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्ल्ड में अगर इस समय कोई बंदा सबसे बड़ा डिस्प्रेशन में है तो वो नाम कोई और नहीं बल्कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन ये रोमन रेंस ही है, क्योंकि इस हफ्ते जो हुआ मंडे नाइट रॉ में उनके साथ, और रोमन रेंस ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे अब एक वीडियो पोस्ट की है। ये वही वीडियो है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पोस्ट की थी, लेकिन ये थोड़ी बाद की भी दिख रही है, और यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज भी है नोट करने के लिए। पहले तो रोमन रेंस भाई बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, फ्रस्ट्रेशन में है, डिसअपॉइंटेड है। वो वाला बिल्कुल ऐसा लग रहा है रोमन रेंस को देख के कि अब तो पता नहीं ये क्या ही कर देगा जब अगली बार ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो में आने वाला है। और फिर जेकब फाल्टू के भी बिहेवियर ऐसा है कि जैसे वो बहुत ज्यादा पूरी सिचुएशन को ही अवॉइड कर रहे हैं जो भी हुआ मंडे नाइट रॉ में। तो ये भी अभी एक इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है, जिस तरीके से जेकब फाल्टू ने बिहेव किया, इसको हमने कल वाली वीडियो में और अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया था। और क्या रोमन रेंस के पास से चैंपियनशिप भी जा सकती है? कल वाली वीडियो में आपको बोला था कि एलन नाइट और रोमन रेंस के इस मैच के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई कर सकती है। और वो क्यों? पहला, एक तो ब्लड लाइन में से प्रॉब्लम चल रही है, तो ये कैपिटलाइज करने का, उस अपॉर्चुनिटी को लपकने का सबसे अच्छा मौका है एलन नाइट के पास। ऊपर से सोलो सिकोवा भी उनके साथ हैं। एक चीज ये भी फायदा कर सकती है कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई अवॉइड करना चाह रही है रोमन रेंस और ओबा फेमी के मैच को, तो अगर वो टाइटल एलन नाइट के पास आ गया तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को वो चीज फिर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और तीसरी चीज ये भी है कि ऐसा नहीं कि रोमन रेंस के पास से वो टाइटल चला गया तो वो एलन नाइट के पास ही रहने वाला, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा सेट हो गया कि अगर रोमन रेंस टाइटल जीतेगा तो जब वो हारेगा तो वो सीन से ही चला जाएगा। लेकिन इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई डिफरेंट अप्रोच भी ले सकती है कि अगर एलन नाइट एक बार जीत भी गए, क्योंकि उनके पास मोमेंटम पूरा है, और उसके बाद फिर आगे जाके किसी शो में वो टाइटल ड्रॉप कर दें रोमन रेंस को, आप ये बोल सकते हो कि एलन नाइट का इतना क्या फायदा हुआ। लेकिन जो नहीं है उससे तो ये कुछ बेटर ही होगा। तो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकती है, और ये तो हमने मंडे नाइट रॉ में क्लियर देख भी लिया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का वर्किंग प्लान एलन नाइट और रोमन रेंस के मैच का ही है, वरना शो के क्लोज में हम ये नहीं देखते कि एलन नाइट बीएफटी हिट करते रोमन रेंस को। तो ये कहानी आगे बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब जाके ऐसा लग रहा है कि उस टाइटल के साथ कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी रोमन रेंस डिलीवर कर सकते हैं, और वो ब्लड लाइन के आसपास घूमने से हुआ, क्योंकि ये भी समझ में आ गया कि रोमन रेंस अगर अकेला चल रहा है तो शायद उनकी स्टोरी लाइन में उतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा। और शायद अब मैं आपको फाइनली बता सकता हूं कि सेथ रॉलिंस कब वापस आने वाले हैं। तो जो अगला एपिसोड है मंडे नाइट रॉ का, वहां पे डब्ल्यूडब्ल्यूई एडवर्टाइज कर रही है सेथ रॉलिंस को, तो चांसेस हैं कि आपको उस वाले शो
ऊपर वो देखने को मिल जाए। बाकी नेचुरल टीन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। R पंत वाला आप कोड यूज़ करते हो तो आपको एक प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाता है। और वीडियो की स्टार्ट में मैंने जो बोला उस बात को दिमाग में रखना, क्योंकि पता नहीं वो किस किस लोगों की किस किस तरीके से हेल्प कर सकती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो डेली WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मज़े।